हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बॉस इन्वेस्टर। आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि क्यों सही टाइम पर पोजीशन से एग्जिट करना एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का हिस्सा माना जाता है। 2025 साल ख़त्म हो चुका है और ये साल हमें बहुत कुछ सिखा गया। जब से मार्केट करेक्ट करना शुरू हुआ तब से मिड और स्मॉल कैप्स की हालत ख़राब होती गई। काफ़ी सारे लोगों ने लॉसेस बुक किए और कोई लोग आज भी लॉसेस को होल्ड करके बैठे हुए हैं। अब मैं सीधे आपको चार्ट्स पर ले जाता हूँ। मैंने कुछ स्टॉक्स यहाँ वॉच लिस्ट में रखे हुए हैं। सबसे पहले स्टॉक पर आते हैं, बाटा इंडिया। अब बाटा इंडिया में ऐसा क्या हुआ जो स्टॉक इतना गिरा? ये सवाल जरूर आपके मन में आया होगा। पर यहाँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम कुछ समय के लिए भूल जाते हैं कि फंडामेंटली कंपनी में ऐसा क्या हुआ है और सिर्फ टेक्निकल चार्ट पर ध्यान देते हैं। खैर, स्टॉक तो वैसे ही बहुत पहले से ही यानी लास्ट ईयर के करेक्शन से पहले ही गिरने लगा था। आप देख सकते हो स्टॉक में मोमेंटम तो है ही नहीं। रेट ऑफ चेंज आप 5 महीने का देखोगे तो कोई सस्टेनेबिलिटी आपको नहीं दिखेगी। और अगर आपने बाय किया हुआ है तो आपके पास कई सारी अपॉर्चुनिटीज थी एग्जिट करने के लिए। अगर बाकी सारी अपॉर्चुनिटीज भी आपने मिस कर दी, यानी स्टॉप लॉस होगा या फिर मूविंग एवरेज ब्रेक होगा, तब भी एक और अपॉर्चुनिटी थी, मेजर सपोर्ट ब्रेक की। अगर इस तरह आप फ्रेमवर्क के चलते टेक्निकल्स पर डिसीजन लोगे तो डेफिनेटली बड़े लॉसेस से बचोगे। दूसरे स्टॉक पर आते हैं, वेदांता फैशंस। ऐसे स्टॉक देखकर कई सारे लोग फोमो में आते हैं और सोचते हैं, अरे स्टॉक इतना गिरा है और कितना ही गिरेगा, वैल्यू बाय स्टॉक है, खरीद लेता हूँ। और कई सारे लोग पैसा लगाकर जीरो रिटर्न्स या फिर नेगेटिव रिटर्न्स बनाकर चले जाते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है ये कंपनी अच्छी है, स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा, तो जल्दी क्या है खरीदने की? मैं कहता हूँ स्टॉक को स्टेबल होने दो, कंसोलिडेट करेगा और धीरे धीरे ऊपर आने लगेगा। जब मूविंग एवरेज से ऊपर आएगा, रेट ऑफ चेंज में इंप्रूवमेंट्स दिखेगी, तब एक अच्छा ट्रेड सेटअप होगा खरीदने के लिए, राइट? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नीचे के 10 to 15% हाथ नहीं आएंगे, लेकिन एक सिस्टमेटिक अप्रोच से आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाओगे। हम तो ऐसे स्टॉक्स को गलती से भी नहीं देखेंगे। बॉस इन्वेस्टर अपने फ्रेमवर्क को फॉलो ही नहीं, सल्यूट करता है, इसलिए कम से कम लॉस और रीजनेबल प्रॉफिट के साथ एग्जिट ले लेता है। तेजस नेटवर्क्स की तो बुरी हालत हो चुकी है। Q1 और Q2 FY26 के रिजल्ट्स के बाद एक अलग सेंटिमेंट ट्रिगर हुआ और लोगों को समझ आया कि रेवेन्यू सोर्स तो BSNL डील के तहत ही था। अब इतना बड़ा ऑर्डर कब आएगा? स्टॉक एप्रिशिएट तो हुआ था डील के दौरान, लेकिन अब अगर आप टेक्निकल्स देखो तो ऐसे में 10 मंथ्स के ब्रेक पर साफ एग्जिट सिग्नल था। दूसरी बार जब Q1 का रिजल्ट आया तब भी सिग्नल था, बट कुछ लोग अभी भी उसी में फंसे हुए हैं और 70% का लॉस खाकर बैठे हैं। ये होता है जब आप सिर्फ बाय और होल्ड करते हो। एक खराब ट्रेड आपके अच्छे खासे पोर्टफोलियो को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये रियलिटी है। ट्विटर और यूट्यूब पर लोग हमेशा आपको कहते मिलेंगे कि बाय और होल्ड करो। उन लोगों से पूछना येस बैंक या फिर वोडाफोन जैसे शेयर को बाय और होल्ड करके बैठना। और ये बात सच है कि अगर किसी भी स्टॉक में इतना बड़ा फॉल आया है और कंटिन्यूस करेक्शन दिख रहा है, तो ज़रूर कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है। इसलिए मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि हम कुछ समय के लिए फंडामेंटल्स को इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमें साफ इंडिकेशंस टेक्निकल्स पर ही दिख रहे थे। तो सिर्फ एक बार आपने फंडामेंटल्स को कंफर्म कर लिया तो एग्जिट के डिसीजंस और भी आसान होंगे। अगेन, कुछ लोग डाउनवर्ड एवरेजिंग करते हैं, जो कि मौत को आमंत्रण देने जैसा ही है, क्योंकि उस तरह की सिंगल स्टॉक वैल्यू बाइंग करना एक अलग तरह का वे होता है, जहां आपको पता होता है कंपनी के बारे में बहुत ही डेप्थ में। डिक्सन और केन्स, ये दोनों ही स्टॉक्स EMS यानी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेक्टर में आते हैं। अगर मैं केन्स की बात करूं तो गवर्नेंस और कैश फ्लो के इंटरनल कंसर्न्स की वजह से ही सेंटिमेंट्स और भी ट्रिगर हुए थे। डिक्सन ने भी मार्जिन प्रेशर के कारण झटका खाया। हाई वैल्यूएशंस भी एक कारण थे जिसकी वजह से इमोशंस ट्रिगर हुए इन दोनों स्टॉक्स में। ये सारी चीज़ें होती रही, पर जिन लोगों ने चार्ट्स को इग्नोर किया उन लोगों को बड़ा झटका लगा। जिस समय सिंपल मूविंग एवरेज 10 मंथ्स का ब्रेक हुआ, उसके अगले मंथ ही स्टॉक 26% डाउन था। सिमिलरली डिक्सन भी 17% डाउन था। आप किसी भी तरह के मूविंग एवरेज को यूज़ कर सकते हो, जैसे वेटेड मूविंग एवरेज या फिर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बॉस इन्वेस्टर हमेशा मंथली टाइम फ्रेम को प्रेफरेंस देता है, क्योंकि वहाँ पे नॉइस कम होती है। आप चाहे तो वीकली भी देख सकते हो और एक अच्छा सा फ्रेमवर्क बना सकते हो।
बॉस इन्वेस्टर मोमेंटम को हमेशा प्रेफरेंस देता है और मूविंग एवरेज एक सिंपल मास्टर इंडिकेटर है। बॉस इन्वेस्टर और भी इंडिकेटर्स को कंसीडर करके ट्रेड को एनालाइज करता है और डिसीजन को और फाइनली ट्यून करता है। हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी को ये सारी बातें पता है क्योंकि हमने वहाँ पर कई सारे सेटअप्स को शेयर किया हुआ है। बाकी के स्टॉक्स की भी यही कहानी है, क्रॉम्पटन हो, एपिग्रल हो, ट्रेंट हो या फिर वनसोर्स हो। बॉस इन्वेस्टर का हमेशा यही कहना रहता है कि आप हमेशा पैसा बनाने के साथ पैसा बचाओगे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में एक अच्छा सा कैपिटल ग्रोथ बना पाओगे। इन्वेस्टिंग की जर्नी में लोग हमेशा इमोशंस, ईगो या फिर फोमो में चले जाते हैं, लेकिन अगर आप एक फ्रेमवर्क के तहत स्टॉक्स को एग्जीक्यूट करते रहोगे तो एक सही रास्ते पर रहोगे। इसी तरह हमने बॉस इन्वेस्टर के मॉडल पोर्टफोलियोज को भी डिज़ाइन किया हुआ है। हमारे मॉडल्स फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स के साथ मैक्रो लॉजिक्स के साथ भी ट्यून्ड है। कब, कहाँ और कितना इन्वेस्ट करना है, सारी डिटेल्स आपके पॉकेट में बॉस इन्वेस्टर रखता है। तो ज़रूर डाउनलोड करिए बॉस इन्वेस्टर के ऐप को और एक्सप्लोर करिए हमारे मॉडल्स को। और हाँ, मैं इसी तरह आपको वीडियो के साथ मिलता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।